हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज से हम लोग सीखेंगे एरर स्पॉटिंग। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स लाऊंगा। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करते जाना है, और मुझे जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा मैं सीरीज़ को उतनी बड़ी करता जाऊंगा। अब जैसे कि मैंने लिखा है कि अब एरर निकालना हुआ और भी आसान, तो देखिए क्या मैं इसमें ट्रिक्स बताऊंगा। हाँ जी, मैं इसमें ट्रिक्स की बात बिल्कुल करूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस होगा कॉन्सेप्ट से। अब जो लोग मुझसे पढ़े हैं ऑफलाइन पहले, वो जानते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ट्रिक्स पे कुछ खास भरोसा है नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट्स पे होगा, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाए। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मैक्सिमम स्टूडेंट फेस करता है वो होता है शब्दों की। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाता, उसको मीनिंग कुछ और पता है और वो सेंटेंस में या उस पैसेज में उसको किसी और तरीके से किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्पेशली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है और बेसिक्स के 7 वीडियोस हैं, इनको जाके जरूर देख लो। बाकी कुछ भी नहीं देखोगे तो चलेगा, ये ज्यादा से ज्यादा आपके 7 से 8 घंटे लेंगे, लेकिन इसके बाद आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बहुत फील करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसके अलावा कुछ लोगों की कंप्लेन आ रही थी, सर हमारे पास लिंक नहीं आता। तो देखिए, आपको इसके लिए ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप हमको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने रहा। When one hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अच्छा, एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैक्सिमम केस में एक स्टूडेंट जब एरर सॉल्व करता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करता है, तो वो करता क्या है कि तुरंत उसको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करता है। अब हम लोग गुजरात में हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट तुरंत उसे गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, फिर हिंदी में करेगा अगर वो यूपी से है। देखिए, ये कुछ लेवल तक तो सही हो सकता है, लेकिन हमेशा काम नहीं करता, इसलिए उसको इंग्लिश में इंग्लिश के जैसे ट्रीट करिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम शब्दों में कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। हिंदी में एक शब्द के लिए 1 से 2 मीनिंग होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, बट इंग्लिश में 6 से 7 निकल आते हैं। फिलहाल छोटी सी बात थी, इसको दिमाग में रखना। अब यहाँ पे जब अपने सेंटेंस पढ़ा, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, क्या ये कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है? नहीं है ना। जैसे अभी अमेरिका में आपने देखा, जो हमारे फ्लॉयड हैं उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनका मर्डर कर दिया गया, वहाँ पे ब्लैक लाइव मैटर नाम से कैंपेन चल रहा है, वो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ। क्या यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हो रहा है? अगर आप गौर करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आपको एरर दिख गई यहाँ पे द, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, ए यूज करूँ या फिर मैं एन यूज करूँ? तो देखिए, यहाँ पे हमें यूज करना है एन, ना कि ए। अब क्यों यूज करना है, इससे रिलेटेड मैं 2-3 बातें बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताऊंगा। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन आ से लेके आहा तक आ रहा है, तो याद रखिएगा आप उसके साथ एन यूज कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ड को ध्यान देना, आ से लेके आहा तक आ रहा है, और अगर का से लेके ज्ञा तक आ रहा है तो आप ए यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, फिर वो वाली बात भी है कि आप वाउल एंड कॉन्सोनेंट पे भी काम कर सकते हैं। तो वैसा ही वाला सीन है कि ए ई आई ओ यू अगर आपके साथ आ जाए तो आपको क्या करना है, एन यूज करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम छोटी सी आ जाती है कि जब हम ए ई आई ओ यू देखते हैं वो तो याद रहता है, बट कॉन्सेप्ट ए ई आई ओ यू या वाउल की नहीं है, कॉन्सेप्ट है साउंड की। आपको साउंड पे फोकस करना है। अगर साउंड ऐसा आ रहा है तो एन और ए उसी के हिसाब से यूज होगा। इज माई पॉइंट क्लियर? अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछता हूं कि द और दी कब बोलते हैं? तो चलिए मैं बता देता हूं। अगर आपको कभी भी वाउल साउंड मिले तो हम उसके साथ दी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे दी एंड होता है। इज माई पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे भी हम उसको वैसे ही बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल ये इतना जरूरी नहीं होता, मैंने एक बात बता दी, कभी आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं आगे। तो एरर समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना और पढ़ने की कोशिश करना। लिखा है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 ईयर। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि देखिए, अगर सिंस एंड फॉर आ रहा है तो कभी भी हम लोग उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिखाया था और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया था। तो कॉन्टिन्यूअस में मैंने एक बात बोली थी कि जो काम अभी चल रहा है, बिल्कुल अभी के अभी चल रहा है, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है कि पास्ट के किसी समय से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम
HMR को यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट में एरर नहीं है। अब एक छोटी सी बात और, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बीन हो गया। अब क्योंकि एक्शन हमें दिखाना है इसलिए हमें ING फॉर्म लगाना है, ये वाली कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाई थी, इस वजह से यहाँ पे ING आ गया। अब एरर फिर यहाँ पे भी नहीं हुई, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि दिस लगा है, सिंगुलर हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन भी सिंगुलर हो गया। देखो जोड़ते जाओ, रटोगे सीधे कहोगे हाँ सर यहाँ पे तो फॉर लगा दो, ठीक है, मतलब ओके आपने यहाँ पे फॉर लगा दिया, एरर यहाँ पे बन रही है, सही बात है। क्यों? क्योंकि जब भी ड्यूरेशन दिखाते हैं और हमारे पास नंबर्स की श्योरिटी नहीं होती, ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, तो हम उसके साथ कभी भी सिंस को यूज नहीं करते, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम की बात जो आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे जोड़ते जाएं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सिंस कभी कभी बिकॉज का भी सेंस देता है, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस की जगह हम फॉर यूज करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से चेक करते हुए चलें तो एक चीज बहुत अच्छी रहती है कि हमसे गलतियां कम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे फॉर होगा। अच्छा, मैंने सिंस और फॉर से रिलेटेड कुछ बातें करी थी आपसे, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए इसको हमेशा दिमाग में रखना है आपको। मान लीजिए 6:20 पे कोई चीज स्टार्ट हो रही है और वो 7:20 तक चल रही है, या अभी भी कंटिन्यू है, 6:20 पे स्टार्ट हुई, 7:20 हो रहा है अभी, और अभी भी कंटिन्यू है, आप अपनी घड़ी के हिसाब से समय देख सकते हैं। तो ऐसे को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात आती है सिंस एंड फॉर को कैसे यूज करना है। जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिख जाए, अब पॉइंट ऑफ टाइम कैसे होता है, आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, आपने जिस डेट में अपनी कंपनी ज्वाइन करी थी, ठीक है, आपका डॉन मतलब मॉर्निंग का समय, इसी तरह आपका नाइट कोई फिक्स हो, 7 बज गए 8 बज गए ऐसे वाला सीन हो, तो अब आप उसके साथ सिंस यूज करेंगे। बट अभी आपको दे दिया जाए सेंचुरीज, मतलब नंबर नॉट श्योर, तो वहां पे हम लोग फॉर को यूज करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? ये याद रखना और ये पिक्चर हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए मैं एक साथ कई चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ आंसर देना है तो फिर आपकी मर्जी है, आप दूसरे वीडियोस को देख सकते हो, बट आई डोंट थिंक उससे कुछ खास फायदा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ही हैड apologized to magistrate profusely for having broke the promise, the magistrate was happy to forgive him। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, और आपको एरर मिल जाएगी, ये तो मैं गारंटी देता हूं, बट थोड़ा सा आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये प्रोफ्यूजली लिखा है, प्रोफ्यूजली का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत मात्रा में, ठीक है, या फिर बोलता जाए प्रचुरता में, या कोई एक ऐसी चीज जो कि जितनी रिक्वायर्ड थी उस क्वांटिटी में आपके पास है, ठीक है। ओके, तो क्या यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहा है? तो चलिए समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड, तो एक तो बात तय है कि भाई हैड लगा है तो वर्ब थर्ड फॉर्म आनी है, वो तो सही हो गया, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये हमारा सीधी सी बात है कि इंडेफिनिट में तो नहीं जाएगा। टू द मैजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली, ओके, यहाँ पे प्रोफ्यूजली का मतलब एक लेवल पे आकर के, मतलब भाई काफी माफी मांग ली थी, ये कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि उसका मतलब प्रचुरता में होता है। प्रचुरता में दाल चावल हो सकता है, खाना हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। ऑफकोर्स यहाँ पे जब बात करेंगे तो एक सर्टेन लेवल है, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि बहुत ज्यादा कर ली। फॉर हैविंग, ठीक है, फॉर लग गया, हैविंग लग गया। अच्छा, एक छोटा सा यूज बताता हूं मैं आपको, ठीक है। जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो 3 तरीके की चीजें आती हैं, एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। कुछ लोग इसे एडजेक्टिव के साथ पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे वर्ब के साथ पढ़ते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब इसी में जब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक होता है हैविंग, ठीक है, और हैविंग के बाद हम लोग यूज करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म, या उसको कुछ लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, हैविंग कभी भी आपको आ जाए और उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ना मिले, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब ना मिले, छोटी सी बात और समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा, आई एम हैविंग डिनर, ठीक है, आई एम हैविंग डिनर, तो यहाँ पे एम के बाद आप हैविंग लगा रहे हो, तो हैविंग का यूज कहाँ पे? ईट में, ड्रिंक में यूज होता है। क्या यहाँ पे ऐसा कोई सेंस है? नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से एक बात तो तय है कि ये आपकी वैसा काम नहीं करेगी कि मेन वर्ब के तौर पे आप ले आए, क्योंकि अगर आपको मेन वर्ब बनानी है देन यू नीड अ हेल्पिंग वर्ब। देखो एक बिगिनर को ये चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए, ये नहीं कि बस रट लिया, आपको ये छोटी छोटी सी चीजें परेशान कर देती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम हैविंग अ कार, जाकर के मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट देखो, आपको समझ में आएगा आई एम हैविंग कार होता है या नहीं होता है,
छोटी सी चीज है लेकिन गलतियां होती हैं। तो फिलहाल यहां तक बात क्लियर है। तो जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो हैविंग के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की जाती है या पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। और जब वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है तो ब्रोक का ब्रोकन होता है, इस बात को याद रखना। तो सेंटेंस यहां तक हुआ, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मैजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोकन द प्रॉमिस द मैजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब हैविंग के साथ आप वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली होता है खत्म, उसके बाद, या कह दो काम होने के बाद। ऐसे जैसे मान लो हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है, तो मेरा होमवर्क होने के बाद मैं खेलने चला गया, या फिर जैसे भी आपको सेंटेंस बनाना है, ये एक जनरल मीनिंग देता है। थोड़ा सा आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी चलना होता है। आई होप अब ये बातें क्लियर है जो मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस से भी जोड़ के बताई। ठीक है, याद रखना काफी सारी चीजें होती हैं, नहीं कि सिर्फ आंसर लेके बैठ गए। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने सेंटेंस है। अब देखो मैं आपको गलतियां बताता हूं किस लेवल पे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां करते हैं। यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन आई गेस आपने पढ़ लिया है, अब ध्यान से समझना। एक जो बिगिनर होगा या तो वो क्या करेगा, कहेगा यू के साथ शैल कैसे आ गया, मैंने तो पढ़ा है आई और वी के साथ शैल आता है, तो वो यहां पे गलती कर देगा। ठीक है, अब एक दूसरा होगा, वो कहेगा इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पे एस नहीं आएगा, वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एरर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एरर इन पार्ट 1, एरर इन पार्ट 2, एरर इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3, नन ऑफ द अबव। अब ये जो बीच वाला बच्चा आया वो परेशान क्यों? क्योंकि उसको यहां पे भी एरर दिखी और पहले वाले पार्ट में भी एरर दिखी। क्यों? क्योंकि उसने यू के साथ कभी शैल देखा नहीं। सर ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमें कभी विल और शैल सही से सिखाया नहीं जाता। हमें तो बस बोल दिया जाता है कभी फॉर्मल होता है तो उसके साथ शैल यूज कर देते हैं, इनफॉर्मल होता है विल। जबरदस्ती की बकवास की बात है। फिलहाल अभी इसकी एरर समझो, वो क्या है, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो देखो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ प्लूरल यूज नहीं करते। अगर आपको फिर भी नंबर दिखाना है तो आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करके बात करी जाती है। ठीक है, इसके बाद लगा है आपका इफ। कभी भी आपका इफ मिल जाए तो आप उसे इंडेफिनिट में लेकर के जाते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखना, ये कंडीशनल पार्ट बनता है। इज माई पॉइंट क्लियर? खैर, अब मैं आगे की बात थोड़ी सी समझाता हूं। ये मैंने सिखाया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन चीजें ये याद करा देता हूं, कम से कम ये रहे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा था। देखो शैल के साथ आई और वी यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और विल के साथ अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, घनश्याम, मोहम्मद, ये सारे हो गए। लेकिन जब इस तरीके से यूज किया जाता है तो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है नॉट फिक्स्ड। ठीक है, मतलब जो सेंटेंस लिखा गया है जरूरी नहीं है वो हो। जैसे कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो एक्शन फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, इस केस में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन कुछ और चेंजेस भी हैं इसमें। आई और वी के साथ हम लोग विल को भी यूज करते हैं, और जब आई और वी के साथ विल यूज होता है तो एक्शन फिक्स्ड होता है। ठीक है, और शैल के साथ अदर सब्जेक्ट आ जाए तो आपका फिक्स होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है, ओके, आप अपना एग्जाम देने जाते हैं, आपको एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड में लिखा रहता है नो स्टूडेंट शैल अलाउ। कुछ याद आ रहा है? अपना एडमिट कार्ड जाके देखिए, मतलब वहां पे फिक्स है ना। अब फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स का मतलब क्या है ये देखिए, मैंने अब बातें बताई थी, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। अब इनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके पूरे वीडियो को देख लो, चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, अदरवाइज अगर एग्जामिनर ने, आप क्या सोचते हैं वो जो स्टेटमेंट में आता है बहुत बड़ी चीज होती है? अरे कोई बड़ी चीज नहीं होती, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है, इस वजह से आप गलतियां करते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आगे मत बताना, नहीं समझ आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ। ठीक है, चलो तो हम आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। Another baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoids speaking to me. ठीक है,
अच्छा, अब एक छोटी सी बात जहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाता है, परेशान क्या पे है, वो हो जाएगा यहाँ पे जो एक छोटा सा वर्ड दे दिया है बैफलिंग। ठीक है, बैफलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, बैफलिंग का मतलब होता है विफल हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है और ये नाउन के तौर पे भी काम करता है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये नाउन तो नहीं बन रहा है, और जब ये नाउन के तौर पे काम करता है तो इसका मतलब चक्कर में डालने वाला होता है। ठीक है, अच्छा, एक बैफल वर्ड भी होता है। बैफल का मतलब होता है रोध, या फिर कहते हैं कि घबरा देना या चकरा देना किसी को। अच्छा, बैफल वर्ब के जैसे भी काम करता हो, यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। शब्द को समझना, एक ही वर्ड नाउन बन गया, एडजेक्टिव बन गया एंड वर्ब बन गया, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। खैर, ये सारी बातें लोग सिखाते नहीं है, इंप्रेस करने के चक्कर में छोटे छोटे से क्वेश्चन बता दिए ट्रिक करके, तो वो मेरी स्टाइल है नहीं पढ़ाने की। ठीक है, so another baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoids speaking to me। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आप बताओ, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? बताइए, यहाँ पे क्या बोलूं मैं? आई नोटिस्ड, क्या ये सही है? देखिए, एरर तो आप पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि एक तो नाउअडेज लिखा है। ठीक है, चलिए, तो नाउअडेज की वजह से एक बात तो समझ आ गई कि ये लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और जब इस सेंटेंस में प्रेजेंट की बात करी जा रही है तो क्या हुआ? सीधी सी बात है, ईडी को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, तो एरर हमारी सेकंड पार्ट में हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई और आगे की कोई दिक्कत है नहीं। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो, तो फिर बढ़ते हैं आगे, और लाइक जरूर करते जाओ भाई। आप लोग लाइक करते जाओगे तो वीडियो और ज्यादा फैलेगा। आते हैं आगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। लिखा है कृष्णा कली कॉमा एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर। अर्ली राइजर मतलब जल्दी जागने वाला। ठीक है, जो जल्दी जगता है उसे बोलते हैं अर्ली राइजर। ठीक है, अच्छा, जो लोग रात में जगते हैं उसे क्या बोलते हैं? नाइट आउट। ठीक है, तो एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर। अच्छा, एक छोटी सी चीज नोटिस करिएगा, गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डॉन। ठीक है, चेंज क्या है? आप देखिए, अर्ली राइजर अलग दिया है और नेचर लवर अलग दिया है, तो देखिए आर्टिकल दोनों के साथ अलग अलग यूज किया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग चीजें बता रहा है। अब यहाँ पे एन की जरूरत है, मैंने आपको अभी ए और एन की कॉन्सेप्ट बताई थी, और यहाँ पे देखिए तो दो कॉन्सेप्ट आ गई। तो ऐसी जगह पे कभी एरर मत पकड़ लेना, देखना वो सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसा थोड़ा कर दोगे एन अर्ली राइजर एंड नेचर लवर, तो आप खुद ही ये गलती कर दोगे। इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको और समझते हैं। अब आया गोइंग टू मॉर्निंग वॉक। क्या यहां पे गोइंग टू सही होगा, या सॉरी गोज टू सही होगा? एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे हैबिट दिखा रहा है, लेकिन अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। जब भी आप टू को यूज करते हो ना, तो टू आपका यूज होता है डायरेक्शन को, जब आप किसी तरफ जा रहे होते हो। आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस बात को याद रखना। टॉम वेंट टू वर्क टुडे, ऐसी जगह पे जब बात आती है तो आप यूज करते हैं किसको? टू को, मतलब जब डायरेक्शन की बात आ जाए। लेकिन अगर आपको कहीं पे पर्पस दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए? एक पर्पस दिख जाए, तो आप वहां पे फॉर को यूज करते हैं, टू को यूज नहीं करते। इज माई पॉइंट क्लियर? जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है, मतलब आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में आप लोग क्या यूज करेंगे? फॉर को, ना कि टू को। एरर बहुत छोटी सी थी, लेकिन जानने की जरूरत है। अब आपने एडवर्ब मुझसे पढ़ा था तो आपको याद हो, तो मैंने आपको इन बताया था कि इन, ये जिंदगी की वजह से प्रेपोजिशन पढ़ा है, ये एडवर्ब बनने का काम करता है। तो कैसे करता है उन सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, the redevelopment project is aimed not just providing good house to shanty dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities। तो बताइए यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी? The redevelopment project is aimed, अच्छा एक बात बताता हूं आपको, याद रखिएगा, जब भी
आपको एम्ड मिले ना तो इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन चलता है और उसको बोलते हैं एट। कभी इसको अकेले मत यूज करना। अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस मिल जाए एम, ठीक है, वर्ड मिल जाए, तो एम के साथ आप क्या यूज करते हैं, एट को। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं, इसका क्या रीजन है? तो देखो, जब भी इसके साथ बी एम्ड एट समथिंग और एट डूइंग समथिंग ऐसा कुछ आता है तो याद रखना इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग एज एन एम, मतलब आप किसी चीज पर नजर रख करके बैठे हैं, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे कि मान लो आप बोल रहे हो दीज मीजर्स आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग वायलेंट क्राइम, ठीक है। तो मतलब क्या है कि भाई आप जो भी मीजर्स ले रहे हो उसका एम क्या है, उसका एम है जो भी वायलेंट क्राइम है उसे रोकना, ठीक है। अब जैसे अब ऐसा भी कह सकते हो दिस न्यू प्रोग्राम एम्स एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट प्राइवेट इश्यूज, ठीक है। तो एम के साथ फिक्स प्रपोजिशन चलती है, तो एट याद रखना, बाकी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, 3 क्वेश्चन और आज के। देखो सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन हुए हैं और नियरली 21 मिनट्स हो गए, मतलब मैं लगभग आपको 3 मिनट दे रहा हूँ हर क्वेश्चन में। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत अच्छे से पढ़े, इधर उधर की बातें नहीं है, लेकिन अगर समझते जाओगे तो जरूरी है अच्छे से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्गलार स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछूं, क्या सच में ज्वेलरीज होता है? सोच के बताइएगा, क्या ज्वेलरीज होता है? नहीं, इस ज्वेलरीज, इंग्लिश में इसे ज्वेलरी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ज्वेलरी ज्वेलरी, बट इस ज्वेलरी, ठीक है, नॉट ज्वेलरी, इट्स ज्वेलरी, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक छोटी सी बात, एरर इसमें बहुत आसान है, बर्गलार के चक्कर में नहीं पड़ो, हटाओ गोली मारो। सरप्राइजिंगली मिस्ड लगा है, मतलब ये एडवर्ब है, यहाँ पे एरर नहीं है। इन द हाउस, घर पे हो गया। यहाँ पे एरर क्या है, बहुत कॉमन दिख जाएगा, अनअकाउंटेबल नाउन। जो आपका ज्वेलरी होता है अनकाउंटेबल होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसे ज्वेलरी बोला जाता है। सो द प्लूरल ऑफ ज्वेलरी इज नेवर ज्वेलरीज। इज माय पॉइंट क्लियर? तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, कभी भी आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तो वो कभी भी प्लूरल नहीं होता। अच्छा, अब अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और आपका मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। बाकी की तो कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग अलग है, यहाँ पे तो सीधा सीधा आएगा। फिर अभी थोड़ी सी अगर बात करी जाए तो कलेक्टिव नाउन में तो काफी सारी कॉन्सेप्ट्स बन जाती हैं, इसलिए उसको वहां पे रखने कोई फायदा नहीं है, रट के बैठ जाओगे फिर पता चला गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके लिए ये रहा, शी हैड एन मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विद हिम। तो बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, बताइए क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ पे देखो तो एन नहीं आना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे वो सर वो एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है, मिजरेबल तो नहीं सही है, मिजरेबल एक्सपीरियंस कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला आपको काफी सारे मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एन नहीं लगाना है, ए लगाना है। वाउल एंड कॉन्सोनेंट वाली प्रॉब्लम है। इज माय पॉइंट क्लियर? आई होप समझ में आ गई होंगी बातें, बहुत छोटी छोटी सी चीजें थी। लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, और ये नहीं सोचना बहुत आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आसान नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसान है, नहीं तो बेटर हो। आई कुड नॉट पुट अप एट अ होटल बिकॉज द बोर्ड एंड लॉजिंग चार्जेस वर टू एक्सपेंसिव। मैं यहाँ पे कुछ बातें बताऊंगा, जब तक मुझे ये बताओ इसमें एरर क्या है, क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में, क्या गलती है इस सेंटेंस में। कुछ बातें तो मैं समझा ही देता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है पुटअप। पुटअप का मतलब क्या होता है? देखिए, पुटअप के कई मीनिंग है, इसका एक मीनिंग होता है उम्मीदवार होना, लेकिन जिसका करेक्ट मीनिंग है वो है ठहरने का इंतजाम करना या फिर कहीं पे प्रस्ताव रखना, ठीक है। ये याद रखना, पुटअप इंग्लिश में जब आता है तो 6 से 7 तरीके की मीनिंग दे देता है। पुटअप मतलब दिखाना भी होता है, ओके, और पिटअप मतलब आपका दिखावा भी होता है, प्रस्ताव रखना भी होता है फिलहाल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, होटल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुकने की बात है। सो आई कुड नॉट पुट अप एट अ होटल बिकॉज, क्योंकि द बोर्ड एंड लॉजिंग। अब देखो, बोर्ड एंड लॉजिंग अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे चार्जेस की भी बात कर रहा है, जो चार्जेस हैं वो ज्यादा बन गए तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर टू एक्सपेंसिव। तो अब देखा जाए तो कोई एरर नहीं है। अब मैं कुछ बातें बताता हूं, अगर फिर भी आपको एरर लग रही है। देखिए, जब बात आती है टू की, तो टू का यूज
बहुत ही फनी है। कैसे? अक्सर लोग बोलते हैं आई लव यू टू एंड आई टू लव यू। देखिए, अगर आई लव यू टू बोल रहे हो इसका मतलब मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, तुम्हारे अलावा और भी हैं। और जब आप बोलते हो आई टू लव यू, तो इसका मतलब मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं। ओके, बात समझ में आ गई? वर्ब के पहले अगर टू आ रहा है तो ओनली का कॉन्टेक्स्ट देगा, बाद आ रहा है तो ऑल्सो का कॉन्टेक्स्ट देगा। ओके, लेकिन टू का एक और यूज होता है जिसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब अगर सोचो आप बोलते हो माई वाइफ इज टू ब्यूटीफुल, तो मतलब मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है कि जितनी होनी नहीं चाहिए, ये उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। मतलब अगर आपका टू एडजेक्टिव के पहले आए, कॉन्सेप्ट समझते जाना, अभी वर्ब बताए एडजेक्टिव बता रहा हूं, अगर आपका टू TOO वाला टू एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है तो वो मीनिंग देता है इतना की जितना नहीं होना चाहिए था। ये बात को याद रखिएगा। जैसे कोई बोलता है यू आर टू गुड, इसका मतलब तुम इतने अच्छे हो जितना नहीं होना चाहिए था, तो इसको बहुत ही अच्छे से यूज करना। यू आर वेरी गुड यूज करो, तभी बचपन से टू गुड नहीं मिलता, वेरी गुड मिलता है। कॉन्सेप्ट आज समझ आई? सुन बचपन से रहे, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। तो देखिए, है तो इसमें नो एरर, लेकिन इसके साथ मैंने आपको कुछ बातें बता दी, इनको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप पिछले 10 क्वेश्चंस को नोटिस करोगे तो इन 10 क्वेश्चंस में मैंने नियरली आपको 30 to 40 कॉन्सेप्ट्स बताई हैं। ध्यान से पढ़ते जाओगे, रिवीजन होता जाएगा, पेन पेपर साथ में रखो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और भी एरर्स लाएंगे, शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। हैव अ नाइस डे।